Good evening everyone. Good evening. Good evening. गुड इवनिंग, जल्दी ज्वाइन हो जाइए प्लीज. गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग. लास्ट क्लास हम लोग रेफ्रिजरेंट का सिलेक्शन चेक कर रहे थे, नहीं कि रेफ्रिजरेंट सिलेक्ट कैसे करेंगे, हम लोग ये देख रहे थे. लास्ट क्लास हम लोग ये देख रहे थे कि रेफ्रिजरेंट हमें सेलेक्ट कैसे करना है. ठीक है, तो आज उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं. कल दो बताया था प्रॉपर्टी थर्मोडायनामिक में. कौन कौन से प्रॉपर्टी बताए थे बताइए प्लीज. कल मैंने आपको थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी में दो प्रॉपर्टी आपके साथ डिस्कस किया था. कौन कौन से बताइएगा. कौन कौन से दो प्रॉपर्टी आपके साथ डिस्कस किए थे. क्रिटिकल टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक हीट. क्रिटिकल टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक हीट, ये दो हमने आपसे डिस्कस किया था कल. आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन. एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन. Enthalpy of vaporization, that should be high or low. Enthalpy of vaporization should be high or low. जल्दी बताइए. Enthalpy of vaporization should be high or low. That should be high. Clear? क्योंकि अगर low enthalpy of vaporization होगा तो कम हीट ले पाएगा. देखना ध्यान से, समझना enthalpy of vaporization की बात. ये है आपका S और ये है आपका T, और ये है TS डायग्राम का डोम. तो इसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन. तो ये जितना ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, हीट उतना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा. जितना कम होगा उतना कम हीट एब्जॉर्ब कर पाएगा. तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन शुड बी हाई. जितना ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, कूलिंग उतनी ही अच्छी होगी. सबसे ज्यादा एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन होता है वाटर का. सबसे ज्यादा एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन होता है वाटर का. लेकिन अगर अमॉन्ग द यूज्ड रेफ्रिजरेंट पूछेगा तो अमॉन्ग द यूज्ड रेफ्रिजरेंट सबसे ज्यादा एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन होता है अमोनिया का. H2O को हम एज अ रेफ्रिजरेंट यूज नहीं कर पाते हैं. कारण क्या है? H2O को हम लोग एज अ रेफ्रिजरेंट यूज नहीं कर पाते हैं. क्या कारण है, जल्दी बताना. व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दैट? कोई भी एक बंदा. H2O को हम लोग एज अ रेफ्रिजरेंट जनरली यूज नहीं कर पाते हैं. कारण क्या है कि H2O की फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो है 0 डिग्री सेल्सियस. मतलब 0 से नीचे अगर ठंडा करना है तो H2O खुद सॉलिडिफाई हो जाएगा. तो इसी कारण से हम लोग H2O को यूज नहीं करते हैं. क्लियर? अगर हम बात करेंगे H2O की तो ये होती है 2261 किलो जूल पर केजी. अमोनिया की बात करें तो 1369 किलो जूल पर केजी. 1369 किलो जूल पर केजी. क्लियर? अगर हम बात करेंगे R22 की तो 234.7 किलो जूल पर केजी. अगर हम बात करें R12 की तो 165.7 किलो जूल पर केजी. और अगर R134 तो 197.3 किलो जूल पर केजी. ठीक है, तो लिखेंगे एक लाइन. पहले एक लाइन लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन में. इट शुड बी, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन लिखवा रहा हूं, इट शुड बी
it should be as high as possible. It should be as high as possible. It should be as high as possible. As high as possible. As high as possible. Because the same refrigerant capacity of, because for the same refrigeration capacity, because for the same refrigeration capacity, the mass flow rate get reduced. The mass flow rate get reduced. Clear? कॉपी कर लीजिए इसको प्लीज, इसको कॉपी कीजिए. हो गया? हो गया कॉपी? नेक्स्ट, थर्मल कंडक्टिविटी. थर्मल कंडक्टिविटी. थर्मल कंडक्टिविटी. थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? दैट शुड बी हाई. थर्मल कंडक्टिविटी शुड बी हाई. कारण क्या है कि अगर हम Q की बात करते हैं तो Q बराबर होता है KA dt बाई dx. जानते होंगे आप लोग फॉर्मूला, कंडक्शन में आपने पढ़ा होगा फूरियर्स लॉ. कंडक्शन में आपने पढ़ा होगा फूरियर्स लॉ. इसका मतलब हम कह सकते हैं K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. अगर थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, अगर थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है एरिया रिड्यूस कर जाएगा, जिससे सिस्टम कॉम्पैक्ट हो जाएगा. ठीक है ना? तो लिखेंगे एक लाइन पहले, कोई बात नहीं, जब पढ़ोगे तो बताया जाएगा आपको. जब आप पढ़ोगे ना तो आपको इस ये चीज बताया जाएगा. ठीक है ना? लिखिए, थर्मल कंडक्टिविटी में इट शुड बी as high as possible. It should be as high as possible. It should be as high as possible. It should be as high as possible. Full stop. Next point लिखिए इसी में, the higher value of conductivity, the higher value of conductivity, the higher value of conductivity helps in, the higher value of conductivity helps in reducing the size of,
helps in reducing the size of evaporator and condenser, helps in reducing the size of evaporator and condenser, helps in reducing the size of evaporator and condenser, evaporator and condenser, evaporator and condenser. ठीक है? नेक्स्ट, इसको कॉपी कर लीजिए चाहे तो, Q बराबर K dt by dx, सो K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, Q इक्वल्स टू KA dt by dx, सो K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, K inversely proportional to A. Next, freezing point. Freezing point. Freezing point. That should be high or low. Freezing point should be high or low. फ्रीजिंग पॉइंट शुड बी लो एज पॉसिबल, क्योंकि अगर हाई होगा तो जल्दी सॉलिडिफाई हो जाएगा, और अगर जल्दी सॉलिडिफाई हो जाएगा तो उसकी फ्लोएबिलिटी खत्म हो जाएगी. ठीक है, तो लिखेंगे लो फ्रीजिंग पॉइंट इज डिजायरेबल. लिखिए लो फ्रीजिंग पॉइंट इज डिजायरेबल, लो फ्रीजिंग पॉइंट इज डिजायरेबल, लो फ्रीजिंग पॉइंट इज डिजायरेबल. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसी में, the freezing point of water, the freezing point of water is, the freezing point of water is, the freezing point of water is 0 degree Celsius, 0 degree Celsius, and below 0 degree Celsius, and below 0 degree Celsius, and below 0 degree Celsius, it is converted into solid, and below 0 degree Celsius, it is converted into solid, and hence its flow is not possible, and hence its flow is not possible, and hence its flow is not possible. ठीक है, चलिए अब देखते हैं. ये हो गया आपका फ्रीजिंग पॉइंट की कहानी. फ्रीजिंग पॉइंट की जब बात करेंगे तो R22 रेफ्रिजरेंट है, इसकी फ्रीजिंग पॉइंट होती है -160.5 डिग्री सेल्सियस. इसके बाद है R12, R12 की फ्रीजिंग पॉइंट होती है -157.4 डिग्री सेल्सियस. इसके बाद है NH3 अमोनिया, इसकी होती है -77 डिग्री सेल्सियस. इसके बाद है R134A, इसकी होती है -101.2 डिग्री सेल्सियस. हो गया, कॉपी कर लिए.
चलिए अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। ये सब थी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं आपसे केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी, सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं टॉक्सिसिटी। हाई या लो? टॉक्सिसिटी शुड बी हाई और लो? नॉन टॉक्सिक, बिल्कुल सही, दैट शुड बी नॉन टॉक्सिक। नॉन टॉक्सिक, हाई या लो की कोई बात ही नहीं उठेगी। बोला दैट शुड बी नॉन टॉक्सिक, दैट शुड बी नॉन टॉक्सिक। तो लिखेंगे रेफ्रिजरेंट शुड बी नॉन टॉक्सिक इन नेचर। रेफ्रिजरेंट शुड बी नॉन टॉक्सिक इन नेचर। रेफ्रिजरेंट शुड बी नॉन टॉक्सिक इन नेचर। नॉन टॉक्सिक इन नेचर। नोट डाल के लिख दीजिए NH3 इज टॉक्सिक इन नेचर। NH3 इज टॉक्सिक इन नेचर। NH3 is toxic in nature. 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 ठीक है? Next, flammability. Flammability. Flammability, that should be non-flammable. लिखिए refrigerant should be non-flammable. Refrigerant should be non-flammable. Refrigerant should be non-flammable. Refrigerant should be non-flammable. Non-flammable. नोट डाल के लिखेंगे ammonia is both toxic and flammable. 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 टॉक्सिसिटी का मतलब होता है विषैला। Ammonia is both toxic and flammable. ठीक है ना? अमोनिया टॉक्सिक भी है और अमोनिया फ्लेमेबल भी है। अमोनिया टॉक्सिक भी है और अमोनिया फ्लेमेबल भी है। आगे बढ़े। अब लिखेंगे एक्शन विथ ऑयल। थर्ड प्रॉपर्टी होगा ना, सी, एक्शन विथ ऑयल। देखो कुछ रेफ्रिजरेंट ऐसे होते हैं जो ऑयल के साथ कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। ठीक है ना? कुछ ऑयल, कुछ रेफ्रिजरेंट जो होते हैं वो कंप्लीटली मिक्स होते हैं। R प्लस फुल्ली मिसिबल, फुल्ली मिसिबल। क्लियर? कुछ क्या होते हैं, इमिसिबल होते हैं। R प्लस फुल्ली इमिसिबल। और कुछ होते हैं R प्लस पार्शियली मिसिबल। अब समझिएगा ध्यान से, अगर मान लो फुल्ली मिसिबल या फुल्ली इमिसिबल है
तो कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, क्योंकि आपको पता है कंप्लीटली मिक्स होने वाला है, तो आप उसी तरीके का ऑयल यूज करेंगे, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम आगे क्रिएट ना करे। कंप्लीटली मिक्स नहीं हो रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जहां पार्शियली मिक्सिबल है वहां प्रॉब्लम क्या होता है पता है, कि ये है एक्सपेंशन वाल्व। कंडेंसर से जब रेफ्रिजरेंट बाहर आता है तो उस टाइम में क्या होता है, कूल हो जाता है। अब कंडेंसर में क्या है, रेफ्रिजरेंट भी है और प्लस ऑयल भी है, रेफ्रिजरेंट प्लस ऑयल दोनों है यहां पे। ये कूल होके जब यहां पे आया और जब एक्सपेंशन वाल्व में ये एक्सपैंड होगा तो ऑयल और कूल हो जाएगा, और इसके कारण ये चांस बन जाएगा कि ये जो एक्सपेंशन वाल्व है ये चोक हो जाए, ये जैम हो जाए, जिसके कारण से फ्लो ही नहीं हो पाएगा। क्लियर? किस केस में होगा, आर प्लस पार्शियली मिसिबल के केस में। ये दोनों तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, आपको बहुत आराम से फ्लो हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जहां पार्शियली मिसिबल है वहां पे आपका प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, और इस कारण से इस केस में हम लोग यूज करते हैं ऑयल सेपरेटर। क्या यूज करते हैं, ऑयल सेपरेटर। तो ऑयल सेपरेटर कहां लगाते हैं, ऑयल मिक्स कहां हुआ, कंप्रेसर में, ठीक है ना। ऑयल मिक्स कहां हुआ, कंप्रेसर में। कंप्रेसर में क्या होता है कि हम लोग लुब्रिकेंट लगाते हैं ताकि क्या हो कि फ्रिक्शन कम हो। तो कंप्रेसर में जब ऑयल है तो रेफ्रिजरेंट उस ऑयल के साथ मिक्स हो जाता है, तो हम चाहते हैं कि वो कंडेंसर में जा ही ना। इसी कारण से कंडेंसर से पहले और कंप्रेसर के बाद हम लोग लगा देते हैं ऑयल सेपरेटर, ठीक है ना। हम लोग क्या यूज कर देते हैं, ऑयल सेपरेटर। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हम लोग यूज कर देते हैं ऑयल सेपरेटर। ऑयल सेपरेटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द ऑयल फ्रॉम रेफ्रिजरेंट। इट इज इंस्टॉल्ड बिटवीन कंप्रेसर एंड कंडेंसर, और सिर्फ उसी के लिए लगेगा जहां पे पार्शियली मिसिबल रेफ्रिजरेंट रहे, जहां पे पार्शियली मिसिबल रेफ्रिजरेंट रहे। जैसे देखो यहां पे हम कुछ रेफ्रिजरेंट का नाम लिख रहे हैं। जैसे मान लो फुल्ली मिसिबल की बात करते हैं तो R11 और R12 फुल्ली मिसिबल है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फुल्ली इमिसिबल अमोनिया, अमोनिया जो है वो फुल्ली इमिसिबल है। CO2 ये फुल्ली इमिसिबल है, लेकिन R22 जो है वो पार्शियली मिसिबल है। R22 जो है वो क्या है, पार्शियली मिसिबल। पहले इसको कॉपी कीजिए फिर लाइन लिखेंगे, पहले इसको लिखिए फिर लाइन लिखेंगे। लिखेंगे लिखेंगे देयर आर सम रेफ्रिजरेंट, देयर आर सम रेफ्रिजरेंट, देयर आर सम रेफ्रिजरेंट which are, there are some refrigerant, there are some refrigerant which are fully miscible with oil,
which are fully miscible with oil, which are fully miscible with oil, and some refrigerant which are fully immiscible with oil, and some refrigerant which are fully immiscible with oil, fully immiscible with oil, immiscible with oil, does not create any problem, does not create any problem, does not create any problem, but the refrigerant which are partially miscible with oil, but the refrigerant which are partially miscible with oil, partially miscible with oil, partially miscible with oil, like R22, like R22, like R22, R22, creates problem, creates problem, creates problem, creates problem, and therefore mostly choking problem, and therefore mostly choking problem, mostly choking problem, choking problem occurs with R22 refrigerant, R22 refrigerant, R22 refrigerant, comma, so to avoid this problem, oil separator is installed. So to avoid this problem, oil separator is installed. Oil separator is installed between compressor and condenser. Oil separator is installed between compressor and condenser. Next point. This oil separator separates oil from refrigerant, separates oil from refrigerant, separates oil from refrigerant, and allow only refrigerant to enter in the condenser. Enter in the condenser. हो गया यहां तक? To enter in the condenser. कभी कभार क्वेश्चन ये पूछता है कि ऑयल सेपरेटर हम लोग कहां इंस्टॉल करते हैं? Where we are installing oil separator? फुल्ली मिक्सिबल जब होगा ना तो हम लोग सिंथेटिक ऑयल यूज करते हैं. जब हमें पता है मिक्स होने वाला है तो हम वैसा ऑयल यूज करेंगे ना जिसकी फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो रेफ्रिजरेंट से मैच करती हो. जब हमें पता ही है कि मिक्स होने वाला है तो फिर हम वैसा ऑयल यूज करें जो कि जिसका फ्रीजिंग पॉइंट रेफ्रिजरेंट के इक्विवेलेंट हो,
ताकि चोकिंग प्रॉब्लम ना हो। आगे बढ़े। नेक्स्ट, एक्शन विथ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। एक्शन विथ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। एक्शन विथ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। जैसे देखो कि सपोज मान लो अमोनिया है, तो अमोनिया अगर रेफ्रिजरेंट में है तो अमोनिया कॉपर के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो इसी कारण से अगर रेफ्रिजरेंट में अमोनिया है तो कभी भी हम जो ट्यूब जिससे फ्लो करेगा रेफ्रिजरेंट वो कॉपर का नहीं बनाएंगे, ठीक है ना, वो कभी कॉपर का नहीं बनाएंगे, कॉपर के साथ रिएक्शन कर जाएगा, तो उसमें बनता है रुग्ड आयरन का। इसी तरीके से मान लो एक्शन विथ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। एक्शन विथ एक्शन विथ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। Action with material of construction. Action with material of construction. ठीक है ना। लिखेंगे इसमें पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चलेंगे ऐसे। NH3 attacks on NH3 attacks on copper. NH3 attacks on copper. NH3 attacks on copper. So favorable material is rugged iron. So favorable material is rugged iron. So favorable material is rugged iron. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फेरोन और हेलोकार्बन कंपाउंड। फेरोन और हेलोकार्बन कंपाउंड। फेरोन और हेलोकार्बन कंपाउंड, सॉरी, फेरोन और हेलोकार्बन कंपाउंड अटैक्स ऑन एल्यूमिनियम। फेरोन और हेलोकार्बन कंपाउंड अटैक्स ऑन एल्यूमिनियम। अटैक्स ऑन एल्यूमिनियम। अटैक्स ऑन एल्यूमिनियम। So favorable material is copper. Ferron or halocarbon attacks on aluminium, so copper is favorable material. So copper is favorable material. Clear? ये था आपका केमिकल प्रॉपर्टी। अब एक पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। थर्ड है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब इस फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है सबसे पहले कॉस्ट, तो लिखेंगे कॉस्ट। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला है कॉस्ट। कॉस्ट लिखिए, कॉस्ट। इट शुड बी लो। बहुत हाई कॉस्ट होगा तो कंज्यूमर बियर नहीं कर पाएगा उसको, ठीक है ना। तो दैट शुड बी लो, इट शुड बी लो। नेक्स्ट,
viscosity, 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 viscosity लिखेंगे लो विस्कोसिटी इज डिजायरेबल, लो विस्कोसिटी इज डिजायरेबल, लो विस्कोसिटी इज डिजायरेबल, लो विस्कोसिटी इज डिजायरेबल for easy flow, for easy flow of refrigerant, for easy flow of refrigerant, for easy flow of refrigerant. ठीक है. नेक्स्ट, नेक्स्ट लीक डिटेक्शन मेथड, लीक डिटेक्शन मेथड. अब मान लो सपोज रेफ्रिजरेंट लीक कर रहा है, ठीक है ना, तो वो भी तो पता होना चाहिए कि भाई रेफ्रिजरेंट लीक कर रहा है, तब तो उसको रिपेयर करेंगे. सो दैट शुड ऑल्सो बी प्रेजेंट. लीक डिटेक्शन मेथड, लीक डिटेक्शन मेथड, लीक डिटेक्शन मेथड. मीथेन नहीं ऐड करते हैं. मीथेन जो है वो जलने वाला गैस है, नहीं पता है तुम्हें, ठीक है ना. मीथेन जलने वाला गैस है. तो क्या करते हैं हम, उसमें दो मेथड है. एक है आपका टॉर्च होता है, टॉर्च, हैलाइड टॉर्च टेस्ट, हैलाइड टॉर्च टेस्ट. समझिएगा ध्यान से. हम जहां मान लो सपोज हमें पता चला कि यहां से लीक हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, वहां पे हैलाइड टॉर्च लाइट डालते हैं. वो लाइट होता है ब्लू कलर का. समझना ध्यान से, वो लाइट कैसा कलर का होता है, ब्लू कलर का. अगर मान लो फेरोन या हेलो कार्बन लीक है, तो जो लाइट ब्लू कलर का होता है ना, वो चेंज होके ब्लूइश ग्रीन हो जाता है. वो लाइट ब्लू से चेंज होके ब्लूइश ग्रीन हो जाता है, ठीक है. और अगर अमोनिया प्रेजेंट है रेफ्रिजरेंट में, तो अमोनिया लीक को जानने के लिए क्या करते हैं, एक सल्फर स्टिक लेते हैं और सल्फर स्टिक को रखते हैं. अगर अमोनिया लीक है तो सल्फर से रिएक्ट करके क्या करेगा, व्हाइट फ्यूम, सल्फर ऑक्साइड का व्हाइट फ्यूम प्रोड्यूस करेगा. जैसे देखोगे व्हाइट फ्यूम निकलते हुए, तो आप समझ सकते हैं कि अमोनिया लीक हो रहा है. समझ में गया आगे बात. तो लिखेंगे एक लाइन पहले, लीक डिटेक्शन मेथड में हैलाइड टॉर्च टेस्ट, हैलाइड टॉर्च टेस्ट, हैलाइड टॉर्च टेस्ट, हैलाइड टॉर्च टेस्ट, हैलाइड टॉर्च टेस्ट. लिखिए, in the presence of Fedon leak, in the presence of Fedon leak, the color of light, in the presence of Fedon leak, the color of light changes from, the color of light changes from blue to bluish green, changes from blue to bluish green, changes from blue to bluish green. ब्लू कलर से ब्लूइश ग्रीन कलर का हो जाता है, ब्लू टू ब्लूइश ग्रीन, ब्लू टू ब्लूइश ग्रीन, ब्लू टू ब्लूइश ग्रीन. ठीक है. नेक्स्ट, सल्फर स्टिक मेथड, सल्फर स्टिक मेथड, सल्फर स्टिक मेथड, सल्फर स्टिक मेथड. In the presence of ammonia leak, 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 ammonia leak, white fumes of ammonium sulfide, white fumes of ammonium sulfide,
white fumes of ammonium sulfide, white fumes of ammonium sulfide are formed, white fumes of ammonium sulfide are formed. ठीक है ना? अब हेडिंग डालेंगे रेफ्रिजरेंट एंड देयर एप्लीकेशन. Refrigerant and their application. Refrigerant and their application. ठीक है ना? सबसे पहले बात करते हैं R11. R11 रेफ्रिजरेंट की यूज करते हैं सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग में, नहीं लार्ज centralized air conditioning. Large centralized air conditioning. ठीक है ना? R22 जो घर में अपना रेफ्रिजरेटर यूज होता है वहां पे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर या फिर वाटर कूलर, वाटर कूलर में भी यूज करते हैं इसको. ठीक है ना? वाटर कूलर में भी यूज करते हैं. नेक्स्ट है आपका आर, नहीं डोमेस्टिक में तो R12 को यूज करते हैं. एक मिनट रुक जाना, लिखना मत साथ साथ. इसमें तो यूज करते हैं R12 को. R22 को यूज करते हैं विंडो एसी में. R22 को यूज करते हैं विंडो एसी में. विंडो एसी. ठीक है ना? वाटर कूलर मतलब पूछ रहा है अब. अब वाटर कूलर मतलब मैं क्या बताऊं? NH3 कोल्ड स्टोरेज. वाटर कूलर का मतलब पूछ रहा है क्या होता बताओ? CO2 डायरेक्ट कांटेक्ट. ये ड्राई आइस होता है -4 डिग्री सेल्सियस पे, नहीं डायरेक्ट कांटेक्ट फ्रीजिंग फूड. जो पैक्ड फूड सब आता है ना जिसमें सिर्फ गर्म पानी डालो और खाना बन के तैयार हो जाता है. ठीक है? जिसमें गर्म पानी डालो और खाना बन के तैयार हो जाता है, पैक्ड फूड आता है ना मार्केट में आजकल सब मिलता है, बिरयानी मिलता है, चाउमीन, जो भी चीजें हैं. ठीक है ना? वो सब आता है आपका डायरेक्ट कांटेक्ट फ्रीजिंग ऑफ फूड. इसके बाद है आपका है ब्राइन, नमक पानी का घोल. ये यूज करते हैं मिल्क चिलिंग प्लांट में. मिल्क चिलिंग प्लांट. ठीक है? एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम. या फिर गैस लिक्विफिकेशन. गैस लिक्विफिकेशन. ठीक है ना? अरे वाटर कूलर कॉलेज विलेज सब में लगा रहता है. अब नहीं जानते हो तो दिखाएंगे थोड़े ना. वाटर कूलर जो है वो हर जगह लगा रहता है. जब भी कॉलेज में जाओगे, ठीक है, कोचिंग सेंटर पे जाओगे कहीं पे भी, तो वहां वाटर कूलर लगा रहता है. कॉपी करो प्लीज.
हो गया? कॉपी कर लिए? आगे बढ़े। तो ये आपका रेफ्रिजरेंट चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करेंगे वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, VARS, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, VARS, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। इससे पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है कि जो आपकी क्लासेस होती है 5 to 7, ये कल की क्लास ऑफ रहेगी, ठीक है ना। ये जो कल की क्लास है ये ऑफ है, ठीक है। 5 to 7 PM जो आपकी क्लास है वो कल की क्लास ऑफ है। अब एक्चुअली क्या है कि कल 5 PM ऑनवर्ड्स मैराथन क्लास है। 5 PM ऑनवर्ड्स मैराथन क्लास है मैकेनिकल का, ठीक है ना। मैकेनिकल का सिर्फ एक दिन की छुट्टी है आपकी, ध्यान रखिएगा। मैराथन क्लास है मैकेनिकल का, जिसमें पूरे मैकेनिकल का रिवीजन करवाया जाएगा, ठीक है ना। जिसमें पूरे मैकेनिकल का रिवीजन करवाया जाएगा, ठीक है। ये है आपका यूट्यूब पे, यूट्यूब पे है, ठीक है, निम्बस लर्निंग पे, निम्बस लर्निंग पे। तो जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे उनको बता दीजिएगा, खुद जान जाइएगा, ठीक है। और अगर हो सके तो आप ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। ध्यान ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए ताकि क्या हो कि आपको कुछ देखने को, कुछ सीखने को मिले, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है ना। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात करने जा रहे हैं। तो वेपर कॉम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम याद है आपको? वेपर कॉम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम याद है? उसमें मेन मेन पार्ट्स कौन कौन से हमने लिखे थे? वेपर कॉम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में मेन मेन पार्ट्स हमने क्या क्या लिखे थे? जल्दी बताइए। मेन मेन पार्ट्स जो थे वो क्या क्या लिखे थे, कुछ याद है? कंडेंसर, इवेपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर एंड थ्रॉटलिंग वाल्व। इसमें हम कंप्रेसर यूज नहीं करते हैं, इसमें वीआरएस सिस्टम में हम लोग कंप्रेसर यूज नहीं करते हैं। देखो ध्यान से, ये है इवेपोरेटर, ये है इवेपोरेटर, ठीक है ना। ये है इवेपोरेटर। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये है एब्जॉर्वर, ठीक है ना। ये है कंप्रेसर, सॉरी ये पंप, ये है जनरेटर, ये है कंडेंसर, ठीक है। और यहां पे है आपका एक्सपेंशन वाल्व, ये है आपका एक्सपेंशन वाल्व, समझिएगा ध्यान से। पंप होता है, कंप्रेसर नहीं, ठीक है। सबसे पहले देखिए ये क्या है आपका इवेपोरेटर, ठीक है। इसके बाद ये क्या है आपका एब्जॉर्बर, ये है पंप, ये है जनरेटर,
ये है कंडेंसर और ये है आपका एक्सपेंशन वाल्व। ठीक है ना, ये है आपका एक्सपेंशन वाल्व। अब देखो सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले जाएगा ये एब्जॉर्वर में, फिर यहां से बाहर निकलेगा और कहां जाएगा, पंप में। यहां से बाहर निकल के जाएगा पंप में, पंप से जाएगा जनरेटर में, जनरेटर से कंडेंसर में, कंडेंसर से जाएगा एक्सपेंशन वाल्व में, और एक्सपेंशन वाल्व से जाएगा इवेपोरेटर में। ये होता है इसका साइकिल। मतलब सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्या पता है कि वीआरएस में, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, कंप्रेसर की जगह पे क्या यूज करते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन। या कंप्रेसर इज रिप्लेस्ड बाय एब्जॉर्वर, पंप एंड जनरेटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एब्जॉर्वर, पंप एंड जनरेटर। दूसरा चीज क्या है कि वीसीआरएस में हम वर्क देते थे इनपुट में। वीसीआरएस वाज वर्क ऑपरेटेड यूनिट, ये हीट ऑपरेटेड यूनिट होता है। यहां पे वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यहां पे हम हीट देते हैं। ठीक है ना, ये वहां यूज होता है जहां पे हीट बहुत ज्यादा है। जैसे जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं ना, वहां पे क्या होता है कि एग्जॉस्ट रिसीवर सब में होता है, इसमें नहीं। रिसीवर जो है वो अलग चीज, रिसीवर वीसीआरएस में भी होता है। ठीक है, रिसीवर में ही हम लोग जो रेफ्रिजरेंट डालते हैं वो वहीं डालते हैं। क्लियर? यहां पे रिसीवर होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है ना, रिसीवर सब में होता है। अब सुनते जाओ जो बताते जा रहे हैं अभी। तो सबसे पहला चीज क्या है कि क्या बता रहा था, भूल गया। जो रिमोट एरिया होता है, रिमोट एरिया जहां इलेक्ट्रिसिटी कॉस्टली है या फिर एम्पल अमाउंट में इंडस्ट्रीज हैं जहां पे वेस्ट हीट बहुत ज्यादा है, तो उन सब जगहों पे हम वीआरएस यूज करते हैं। वीआरएस की सीओपी नो डाउट कम होती है एक से। इसकी जो सीओपी होती है वीआरएस की, दैट इज इन बिटवीन, अगर हम इसके सीओपी की बात करें तो इसकी सीओपी 0.3 से 0.5 के बीच में ही होती है। लेकिन फिर भी हम इसको यूज करते हैं क्योंकि एक तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्टली है, ठीक है, और दूसरा चीज क्या है कि वो जो हीट है वो वेस्टेज होने वाला है, तो उसको हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं। आपने नाम सुना होगा सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, सुना है? सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वो इसी पे वर्क करता है, वीआरएस पे। ठीक है ना, तो लिखेंगे एक लाइन पहले, द कंप्रेसर, पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चलेंगे। द compressor which is used in the compressor which is used in देखिए ध्यान से क्या लिखे, द कंप्रेसर विच इज यूज्ड इन वीसीआरएस सिस्टम, द कंप्रेसर विच इज यूज्ड इन वीसीआरएस सिस्टम is replaced with absorber, pump and generator, absorber, pump and generator। लिख लिए, absorber, pump and generator। next point COP of VRS system, COP of VRS system
COP of VR system is low. COP of VR system is low, and 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 it generally varies, varies from 0.3 to 0.5, and it generally varies from 0.3 to 0.5, 0.3 to 0.5. Next, solar absorption refrigeration system. Solar absorption refrigeration system. Solar absorption refrigeration system. Solar absorption refrigeration system is working on the principle of VARS. Solar absorption refrigeration system is working on the principle of VARS. इस पे वर्क करता है, नहीं? Next, VARS system is generally preferred. VARS system is generally preferred in remote location. VARS system is generally preferred in remote location. Or where the cost of electricity is high. 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 Next, VARS system is heat operated unit. VARS system is heat operated unit. VARS system is heat operated unit. And runs on low grade energy. समझ में आया बात? ये कुछ एक बेसिक कंसेप्ट्स थे इसके बारे में. इस डायग्राम को कॉपी कर लीजिए प्लीज. इस डायग्राम को कॉपी कर लीजिए. रिमोट लोकेशन का मतलब होता है दूर दराज, जो शहर से काफी दूर होता है, जहां पे सारी सुख सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं, उन्हें कहते हैं रिमोट लोकेशन. हो गया? चलिए,
अब लिखेंगे द मोस्ट कॉमनली यूज्ड, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड absorber refrigerant pair, absorber refrigerant pair, absorber refrigerant pair are the most commonly used absorber refrigerant pair are first NH3H2O, NH3H2O, NH3H2O। देखिएगा ध्यान से, ये जो NH3H2O सिस्टम है, NH3H2O सिस्टम है, इसमें NH3 जो है ये एज अ रेफ्रिजरेंट काम करता है, एज अ रेफ्रिजरेंट काम करता है, और H2O जो है दैट इज एब्जॉर्बर। H2O जो है वो एज अ एब्जॉर्बर काम करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पूछता है NH3H2O सिस्टम में रेफ्रिजरेंट क्या है, NH3H2O सिस्टम में एब्जॉर्बर क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन NH3H2O सिस्टम NH3 इज रेफ्रिजरेंट एंड H2O इज एब्जॉर्बर। अब देखिएगा ध्यान से, ये है आपका इवेपोरेटर। इस इवेपोरेटर में क्या हुआ कि अमोनिया रेफ्रिजरेंट इन हुआ, अमोनिया रेफ्रिजरेंट आउट हुआ। अब ये गया एब्जॉर्बर में। अब एब्जॉर्बर में क्या होगा कि हीट एब्जॉर्ब होगा अमोनिया वेपर से। इस दौरान कुछ वाटर पार्टिकल जो है वो अमोनिया वेपर के साथ मिल जाता है। अब अमोनिया वेपर के साथ में जब वाटर पार्टिकल मिल गया तो ड्राई अमोनिया वेपर से वो वेट अमोनिया वेपर बन गया, और अब ये पंप के थ्रू आगे बढ़ता है और अब कंडेंसर में जाने को तैयार है। जहां जनरेटर लगा हुआ था जिसने क्या किया, हीट दिया। लेकिन क्या होगा कि अगर मान लो वाटर पार्टिकल अमोनिया के साथ मिलके कंडेंसर में चला जाए तो क्या करेगा पता है, कंडेंसर को चोक कर देगा या एक्सपेंशन वाल्व को चोक कर देगा। तो यहां हम लगाते हैं एनालाइजर। क्या लगाते हैं, एनालाइजर। एनालाइजर, ये एनालाइजर एनालाइज करता है कि इसमें कितना वाटर पार्टिकल है। अब इसके बाद ये जाता है रेक्टिफायर में। कहां जाता है, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर में, रेक्टिफायर में क्या होता है, जो वाटर वेपर प्रेजेंट है उसको कंडेंस कर दिया जाता है। वाटर वेपर जैसे ही कंडेंस हो गया तो ड्राई अमोनिया बचा जो कि सीधा जाएगा कंडेंसर में और वाटर वेपर वहां से रिमूव हो जाएगा, और इसके बाद ये जाएगा कहां पे, कंडेंसर में। ये है आपका कंडेंसर। कंडेंसर से बाहर आएगा एक्सपेंशन वाल्व में, और एक्सपेंशन वाल्व से बाहर जाएगा फिर से इवेपोरेटर में, और यही साइकिल चलते रहता है। समझ में आया बात या कोई डाउट? बिल्कुल। तो लिखेंगे एक लाइन लिखेंगे, इन दिस पेयर, इन दिस पेयर, in this pair NH3 is used as refrigerant. In this pair NH3 is used as refrigerant. NH3 is used as refrigerant. NH3 is used as refrigerant, and water is used as absorber, and water is used as absorber, and water is used as absorber, and water is used as absorber. Next point, in order to remove water particle, in order to remove water particle, in order to remove water particle, in order to remove water particle from water vapor, sorry, from ammonia vapor, from ammonia vapor,
from ammonia vapor, analyzer and rectifier assembly are used. 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 Next point. The complete elimination of water particle, the complete elimination of water particle takes place in rectifier. The complete elimination of water particle takes place in rectifier and it produces dry ammonia vapor, ठीक है ना? कॉपी कीजिए डायग्राम को. चलिए आगे बढ़े. Shall we proceed further? अभी कॉपी कर ही रहे हो. नेक्स्ट सेकंड सिस्टम लिखेंगे LiBrH2O. 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 LiBrH2O है लिथियम ब्रोमाइड H2O. इसमें H2O इज एक्ट एज रेफ्रिजरेंट और LiBr जो है वो एब्जॉर्बर की तरह काम करता है. ठीक है ना? तो लिखेंगे इन दिस सिस्टम H2O is used as refrigerant. In this system
H2O is used as refrigerant. H2O is used as refrigerant and LiBr is used as absorber. And LiBr is used as absorber. And LiBr is used as absorber. देखो इस सिस्टम में रेक्टिफायर की जरूरत ही नहीं पड़ती है। कारण क्या है कि H2O को आप 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे ले ही नहीं जा सकते हो, तो ये हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के लिए ही काम में लाया जाएगा, नहीं तो रेक्टिफायर एनालाइजर लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो लिखेंगे एक लाइन, दिस पेयर इज नॉट प्रेफरेबल बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। दिस पेयर इज नॉट प्रेफरेबल बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। This pair is not preferable below 0 degree Celsius. Below 0 degree Celsius. 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे इसे हम यूज में लाते ही नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। हो गया यहां तक? हो गया? चलिए, तो इतना आप देख लीजिएगा। अब हम आपसे मिलेंगे फिर कल, ठीक है? कल नहीं, परसों। परसों मिलेंगे फिर हम लोग। कल की क्लास आपकी ऑफ है, कल की क्लास आपकी ऑफ है, ध्यान रखिएगा। कल मैराथन क्लास है 5 o'clock से निम्बस पे, यूट्यूब के निम्बस चैनल पे, ठीक है? तो आप वहां पे मिलेंगे हम लोग पूरे मैकेनिकल के ओवरऑल रिवीजन के साथ, ठीक है? जो भी आपका ग्रुप हो वहां पे जो भी लिंक होंगे वो शेयर कर दीजिएगा। मींस पार्टिसिपेट करना है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना? तो सिंसियरली पार्टिसिपेट कीजिए। मिलते हैं कल यूट्यूब पे, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।